गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपकी साइंस टीचर गीता मैम। और बच्चों, समर वेकेशन के बाद अब हम फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं और हम अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने ड्रॉप की थी। बट उससे पहले बच्चों, मैंने आप लोगों की कॉपियाँ चेक की थी, पर बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी कॉपियाँ दी ही नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कॉपियाँ दी थी बट काम कंप्लीट नहीं था। तो ऐसे सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट रखें। कॉपियाँ फिर से कभी भी चेक करने के लिए मंगाई जा सकती हैं। ओके बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 वस्त्र सामग्री, और पेज नंबर है 28। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है कपास की फसल के लिए आवश्यक जलवायु। तो कपास की फसल उगाने के लिए हमें जो जलवायु की ज़रूरत होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो कपास के पौधों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश, सामान्य ठंडक एवं 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर तथा शुष्क जलवायु यानी सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे 60 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा भी आवश्यक होती है, यानी 60 सेंटीमीटर की जो बारिश होगी तब ये अच्छी उगेगी फसल। कपास की फसल अच्छी नमी धारण करने वाली मिट्टी में उत्पन्न होती है, यानी इसके लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होगी? नमी मिट्टी की, यानी गीली मिट्टी की। और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी एवं उत्तरी भारत में पाई जाने वाली कछारी या जलोढ़ मिट्टी कपास की फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कपास की फसल के लिए एक तो काली मिट्टी चाहिए और या फिर जलोढ़ मिट्टी चाहिए, और टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए 21 से 27 डिग्री, और बारिश भी 60 सेंटीमीटर पूरी साल में होनी चाहिए, तब हमारी फसल अच्छी उगेगी। अच्छी जल निकासी एवं उच्च वायु धारण भी आवश्यक है, क्योंकि इसकी फसल अधिक नमी व जल जमाव को सहन नहीं कर सकती। यानी इतनी भी ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती इसे कि फसल ही सड़ जाए, यानी कम नमी होनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं। मई तथा सितंबर के मध्य हमारे देश के विभिन्न भागों में कपास की बुआई की जाती है, यानी अभी जो मौसम है वो कपास की बुआई के लिए ठीक है। कपास की कटाई अक्टूबर के महीने से प्रारंभ हो जाती है। जूट एक पादप रेशा है जो पटसन, जिसे पटुआ बोलते हैं, के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ये सस्ते प्राकृतिक रेशों में से एक है। इसे पूर्वी भारत में एक प्रमुख नकदी फसल माना जाता है। नकदी फसल का मतलब होता है बच्चों, जिससे हम एक फसल होती है जिसे हम अपने खाने पीने अनाज के लिए ही रखते हैं, लेकिन एक फसल ऐसी होती है जिससे हम सेल आउट करके पैसे कमाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नकदी फसल। इसका कच्चे रेशों के रूप में विदेशी व्यापार होता है। इसका प्रयोग चटाई, रस्सी, बोरा, दरी ये सब बनाने में होता है। इसे ऊन के साथ मिलाकर गलीचा, जिसे रग्स बोलते हैं, बनाए जाते हैं, और इसे कपास के साथ मिलाकर सजाने वाले पर्दे, कपड़े के गद्दे, कालीन ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। आजकल पेपर बनाने में भी जूट का प्रयोग किया जाता है, और जूट पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और आसाम, उत्तरी बिहार, दक्षिण पूर्वी उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है, यानी हमारे ईस्टर्न साइड पे ये ज़्यादा उगाया जाता है। अच्छा, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो जूट को गर्म एवं आर्द्र जलवायु, जिसका टेम्परेचर रेंज 24 से 37 डिग्री तक हो, तो इतनी उसे ज़रूरत होती है। और ये नदियों की तराई में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में बहुत अच्छा उगता है। तो इसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए गर्म जलवायु चाहिए होती है, और मिट्टी दोमट मिट्टी। अब है रेशम को तंतुओं की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये मजबूत एवं चमकीला होता है। रेशम उस कोकून से प्राप्त होता है जिसे रेशम के कीड़े अपने चारों ओर लपेटते हैं। कई अन्य जंतु जैसे मकड़ियाँ, जिसे लेसविंग
भी रेशे बनाते हैं, किंतु उनके रेशे आर्थिक रूप से कपड़े बनाने योग्य नहीं होते हैं। जैसे मकड़ियाँ वगैरह जो अपने रेशे बनाते हैं ना, उससे हम कपड़े नहीं बना सकते। हम कपड़े किससे बनाते हैं? जो रेशम का कोकून से हमें मिलता है रेशा, उससे बनाते हैं। रेशम एक अद्वितीय तंतु है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक मजबूत होता है, यानी बहुत मजबूत होता है, तथा तंतु में धागे के रूप में स्रावित होता है। इसमें बहुत लचीलापन होता है, यानी हम इसे आराम से तोड़ मरोड़ सकते हैं। इसे खींचकर छोड़ने पर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। रेशमी वस्त्र बहुत हल्के एवं सूती, लेनिन या रेयान से अधिक गर्म भी होते हैं। रेशमी वस्त्र पर आसानी से प्रेस हो जाती, सलवटें भी नहीं आती। रंगे हुए रेशमी वस्त्र अन्य वस्त्र के मुकाबले अधिक गहरे व आकर्षक लगते हैं, यानी ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। कलरफुल अगर बना दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। रेशम कीट पालन द्वारा रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं। अधिकांश उच्च किस्म की रेशम बॉम्बिक्स मोरी के लार्वा द्वारा तैयार होते हैं। रेशम के फॉर्म में रेशम कीटों को सामान्यतः मलबरी पौधों की पत्तियां खिलाया जाता है। एक होती है जंगली रेशम, जिसे हम तुषार कहते हैं, और उन रेशमी कीड़ों से प्राप्त होती है जिसे सस्ते तौर पर बलूत यानी ओक के पत्तियां खिलाई जाती हैं। और ये कीड़े मुख्यतः चीन और भारत में अपने आप से ही उत्पन्न होते रहते हैं। इसे ब्लीच करना कठिन होता है, क्योंकि इसका प्राकृतिक रंग भूरा या पिंगल होता है, यानी ये पहले से ही इतना डार्क कलर होता है कि हम इस पे दूसरा अगर लाइट कलर चढ़ाएं तो वो नहीं चढ़ पाता है। ये पालतू कीड़ों से प्राप्त रेशम से कम चमकदार भी होता है, यानी ये जो जंगली रेशम होती है ये ज़्यादा शाइनिंग वाली भी नहीं होती है। तुषार का प्रयोग मुख्यतः कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने तथा दूसरे रेशों के साथ कपड़े बनाने में होता है। तो बच्चों, अब हम आते हैं आपके होमवर्क पे। तो समर वेकेशन के टाइम पे मैंने आपको होमवर्क में ये 3 क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। अब आपको आज के होमवर्क में करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, रेशों को प्रायः गुच्छों में काटते हैं। कपास, जूट, नारियल के रेशे पादप रेशे हैं जो विभिन्न पौधे से प्राप्त होते हैं। रेशम एक अन्य प्राकृतिक रेशा है जो कोकून के स्राव से प्राप्त होता है। रेयान मानव निर्मित प्रथम रेशा था। सूती कपड़ा कपास के रेशों से तैयार होता है, जिसका उपयोग अधिक टिकाऊ वाली जीन्स बनाने में होता है। जैसे कि डेनिम्स की जो जीन्स होती हैं वो भी सूती कपड़े से ही बनती हैं। कपास की खेती के लिए उच्च नमी धारण क्षमता वाली काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। जूट के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, जिसकी तापमान रेंज 24 से 37 डिग्री हो, इतनी ज़रूरी होती है। रेशम उस लार्वा या कोकून से प्राप्त होता है जिसे रेशम कीट अपने चारों ओर लपेटता है। तो बच्चों, इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और साफ साफ सुंदर सुंदर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।